हमारा अलाउंसेस का पार्ट लास्ट क्लास में खत्म हो गया था, जिसमें मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था इन द एंड. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद perquisites. Perquisites section 17(2). देखिए अलाउंसेस, मैंने आपको क्या बताया था कि जो अलाउंसेस हैं वो आपको कैश में मिलते हैं. सैलरी के अलावा अगर आपको कोई और कैश की पेमेंट मिल रही है, कुछ आपके पर्सनल या फिर ऑफिस रिलेटेड खर्चों के लिए, तो उसे आप अलाउंस कहते हैं, फिक्स्ड मॉनिटरी पेमेंट. अलाउंसेस और परक्विजिट्स में सबसे मेन डिफरेंस तो यही है कि जो परक्विजिट्स हैं वो कैश में भी हो सकते हैं और काइंड में भी हो सकते हैं. कैश मीन्स मॉनिटरी टर्म्स एंड काइंड मीन्स अदर देन मनी. पैसों को छोड़ के आपको किसी और तरह का कोई बेनिफिट मिल रहा है, आपका एम्प्लॉयर आपको किसी तरह का कोई बेनिफिट दे रहा है, जैसे कि रहने के लिए घर दे दिया, ट्रैवल करने के लिए कार दे दी. ये क्या है? ये कैश में नहीं मिल रहा, ये आपको काइंड में मिल रहा है, या आपको किसी तरह का कोई बेनिफिट है, फायदा जो कि नॉन मॉनिटरी टर्म्स में मिल रहा है, उसे आप परक्विजिट कहते हैं. सो अलाउंसेस आर ऑलवेज इन कैश, मॉनिटरी टर्म्स में रहते हैं हमेशा, लेकिन जो परक्विजिट्स हैं वो कैश में भी हो सकते हैं और काइंड में भी हो सकते हैं. परक्विजिट्स आपके 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, perquisites that are taxable in the hands of all employees. सभी एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल है, ऑल एम्प्लॉइज. सेकेंड, perquisites, मैं perquisites को पर्क भी कह सकती हूँ, perquisites और perks. So perks taxable in the hands of specified employees. स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, किन्हीं एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल होते हैं और दूसरों के हाथ में टैक्सेबल नहीं रहते. स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज. एंड लास्टली, perquisites exempt for all employees, जो कि किसी भी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं रहते. तो जहां पर आप टैक्सेबिलिटी की बात करें तो ऐसे पर्क्स भी हैं जो कि सब एम्प्लॉइज के हैंड्स में टैक्सेबल हैं, ऐसे पर्क्स भी हैं जो कि कुछ ही एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल हैं जबकि बाकियों के हाथ में एग्जेम्प्ट हैं, और तीसरे टाइप ऑफ पर्क्स ऐसे हैं जो कि सब एम्प्लॉइज के हाथ में नॉन टैक्सेबल रहते हैं, जिसकी जो कि एग्जेम्प्ट हैं. ठीक है जी. तो आज हम ये कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज. पर्क्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज. इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पर्क्स का. इसमें हमारा फर्स्ट आता है रेंट फ्री एकोमोडेशन. रेंट फ्री एकोमोडेशन, जैसे आपका HRA था अलाउंसेस के केस में, वैसे ही पर्क्स के केस में आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन आता है. एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? एकोमोडेशन मतलब आवास, निवास. आपको रहने के लिए घर मिल रहा है जिसका आपको रेंट पे नहीं करना. आपको रेंट पे नहीं करना, लेकिन कोई ना कोई तो उसका रेंट पे करेगा ना. कौन रेंट पे करेगा? आपका एम्प्लॉयर. सो आपका एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? आपका एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉयर के पास या तो घर फालतू पड़ा है, उसने खरीद रखा है, अपने एम्प्लॉइज के लिए घर खरीदा हुआ है, या फिर
अपने एम्प्लॉइज के लिए घर किराए पे ले रखा है आपके एम्प्लॉयर ने, और वो घर वो आपको बिना किसी रेंट के प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपके लिए क्या हुआ? दिस इज रेंट फ्री एकोमोडेशन फॉर यू, क्योंकि ये घर आपको मुफ्त में मिल रहा है जिसका आपको रेंट पे नहीं करना। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रेंट फ्री एकोमोडेशन। ठीक है जी। अब रेंट फ्री एकोमोडेशन के केस में आपके पास दो केसेस आते हैं। अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो प्रोविजंस अलग हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, आप एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो उसके लिए अलग प्रावधान है। ठीक है जी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में सबसे पहले तो स्ट्रक्चर समझिए कि रेंट फ्री अकोमोडेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। मैंने आपको बोला कि रेंट फ्री अकोमोडेशन के ऊपर टैक्स लगेगा, तो टैक्स लगाने के लिए आपको पता भी तो होना चाहिए कि जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है उसका मूल्य क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। जब तक आपको वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन की सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। व्हाट इज अनफर्निश्ड? फर्निश्ड क्या होता है? जहाँ पे फर्नीचर वगैरह सब लगा है, बेड लगी है, कुर्सियां लगी हैं, टेबल लगा है, सब लगा है, एसी लगा है, टीवी लगा है, दैट इज फर्निश्ड एकोमोडेशन। तो अनफर्निश्ड एकोमोडेशन क्या होगा? जहाँ पे कोई भी फर्नीचर अभी तक नहीं लगा। तो अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू देखेंगे आप। अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यूएशन जब आप करेंगे तो क्या आएगा बेटा? दैट मीन्स की लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू ही होगी इसमें। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू क्या है। कैसे कैलकुलेट करनी है बताऊंगी मैं। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए। सबसे पहले आप अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू ले लेंगे। ले ली। ये लेने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे फर्नीचर की वैल्यू। बिना फर्नीचर की वैल्यू में आपने फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर दी। जब आप फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा? तो आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन, क्योंकि अब आपका जो आवास है उसमें फर्नीचर लग गया है, तो फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। फर्नीचर की वैल्यू ऐड करने के बाद फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू आ गई। उसके बाद आप इसमें से माइनस करेंगे अगर आप अपने एम्प्लॉयर को कोई पेमेंट कर रहे हैं। रेंट पेड बाय एम्प्लॉय। कभी कभी क्या होता है कि एकदम रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं मिलती, आपका एम्प्लॉयर आपसे 1000-2000 रुपए ले लेता है, थोड़ी बहुत पेमेंट ले लेता है आपसे। तो जो भी रेंट एम्प्लॉय पे कर रहा है उसको आप यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना रेंट तो आप पे कर चुके, इसके ऊपर टैक्स थोड़ी ना लगाएंगे आप, इसलिए इतना माइनस कर दिया। और माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू होगी दैट इज योर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। मैं रेंट फ्री एकोमोडेशन को RFH बोलूंगी,
क्योंकि बार बार इतना बड़ा नहीं लिख सकते हम। RFH, रेंट फ्री हाउस। सो मान लीजिए कि आपकी जो अनफर्निश्ड एकोमोडेशन है, बिना फर्नीचर का घर जो है, उसकी वैल्यू है 1 लाख। ठीक है, ले ली। और इसमें आपने ऐड कर दी फर्नीचर की वैल्यू, मान लीजिए 10,000। तो फर्नीचर समेत घर की वैल्यू कितनी हो गई? 1,10,000। इसमें से मान लीजिए कि 10,000 आप अपनी पॉकेट में से किराया पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर को, तो 1,00,000 इज द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। ठीक है जी, 1,00,000 के ऊपर आप टैक्स पे कर देंगे। दिस इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। ये आपको मैंने सिर्फ एक फिक्टिशियस फिगर दी है। अनफर्निश्ड एकोमोडेशन को कैलकुलेट कैसे करना है, ये मेन मुद्दा है। ये अब आपको ये देखना है कि अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे मेन मुद्दा ही यहाँ पर ये होता है, बाकी चीजें तो इजीली कैलकुलेट हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2 पार्ट्स। अगर तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, या फिर अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई मतलब प्राइवेट कर्मचारी हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं। अगर तो आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपको ना लाइसेंस फीस दे रखी होगी। लाइसेंस फीस, यहाँ पर जो लाइसेंस फीस है, दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। ये बड़ा आसान चीज है, लाइसेंस फीस। यहाँ पर तो कोई झमेला ही नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप लाइसेंस फी ले लीजिए बस, दैट विल बी योर अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू। तो यहाँ पर तो झमेला खत्म। लेकिन जहां पर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वहां पर थोड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप देखिए, 2 केसेस हो सकते हैं। पहला, जो घर आपको आपके एम्प्लॉयर ने दिया है, वो घर या एम्प्लॉयर का खुद का है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, खरीदा हुआ है, एम्प्लॉयर ने खुद खरीदा हुआ है, या फिर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेकर आपको दे रखा है, एम्प्लॉयर ने खुद खरीदा नहीं हुआ उसे, टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। आपके कंपनी के मालिक ने वो घर या तो खरीदा हुआ है या फिर उसको रेंट पर लेकर आपको दे रखा है। तो अगर तो उसने खरीद रखा है, एम्प्लॉयर ने घर खरीद कर आपको प्रोवाइड किया है, ऐसे में आप देखेंगे कि घर की जिस जगह पे आपको घर प्रोवाइड किया है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या, पॉपुलेशन चेक कीजिए। और अगर किराए पे लेकर आपको दे रखा है तो अलग केस है। करते हैं कैलकुलेशंस। यहाँ पर मैंने आपको बोला था थोड़ा झमेला है। तो अगर तो एम्प्लॉयर ने घर खुद का आपको किराए पर, आपको रेंट पे, आपको फ्री में दे रखा है, वहां पर अगर पॉपुलेशन मोर देन 25 लैक्स है, 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो क्या केस चलेगा। अगर 10 से लेकर 25 लाख के बीच में जनसंख्या है तो अलग केस है। और अगर 10 लाख से कम जनसंख्या है तो अलग से कैलकुलेशन होगी। अगर जनसंख्या उस जगह की 25 लाख से ज्यादा है तो आपकी जो रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू होगी, अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू होगी, दैट विल बी 15% ऑफ सैलरी। 15% ऑफ सैलरी। 10 से 25 के बीच में आप 10% लेंगे सैलरी का,
और लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन है तो 7.5% ऑफ सैलरी। इस तरीके से चलेगा। और अगर आपके जो एम्प्लॉयर है उसने घर रेंट पे लेकर आपको मुफ्त में प्रोवाइड किया है, तो ऐसे में आपको पॉपुलेशन की तरफ तो जाना ही नहीं, आपने पॉपुलेशन नहीं देखनी। आपको क्या करना है, आप देखिए कि एक्चुअल रेंट कितना है, आपका एम्प्लॉयर जो है एक्चुअल रेंट कितना पे कर रहा है। मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने 15,000 का घर लेकर आपको फ्री दिया है, तो रेंट पेड कितना हुआ, 15,000। इसमें से आप लेस करेंगे 15% ऑफ आपकी सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस, माइनस नहीं करेंगे, और विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। सो सबसे पहले आपको अनफर्निश्ड अकोमोडेशन देखनी है। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यूएशन करने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि जो एम्प्लॉई है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लाइसेंस फीस विल बी द वैल्यू ऑफ योर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो देखिए कि आपके एम्प्लॉयर का खुद का घर है या उसने रेंट पे लेकर आपको दिया है। अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर है तो जिस जगह पे आपको घर लेकर दिया है उसकी जनसंख्या देखिए कितनी है। अगर जनसंख्या 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी विल बी और वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अगर जनसंख्या 10 से 25 के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी लीजिए, और अगर 10 लाख से नीचे की पॉपुलेशन है तो 7.5% ऑफ द सैलरी लीजिए। दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। और अगर एम्प्लॉयर ने घर रेंट पे लेकर आपको दिया है, वहां पे पॉपुलेशन इज इररेलेवेंट, पॉपुलेशन नहीं देखेंगे। वहां पे आप डायरेक्टली क्या देखेंगे कि आपका एम्प्लॉयर कितना रेंट पे कर रहा है या फिर 15% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो भी कम होगा दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अब भाई ये पार्ट तो सॉल्व हो गया, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन ये तो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर। बढ़ेंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर की तरफ, लेकिन यहां पर फिर से वही प्रॉब्लम, भाई मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है। ये मीनिंग ऑफ सैलरी बहुत परेशान करता है। जब हमने रेंट अलाउंसेस की बात करी थी और हाउस रेंट अलाउंस की बात करी थी, वहां पे हमने मीनिंग ऑफ सैलरी अलग से लिया था, एंटरटेनमेंट अलाउंस के केस में अलग से लिया था। अब मीनिंग ऑफ सैलरी यहां पर क्या है, यहां पर मीनिंग ऑफ सैलरी आसान नहीं है। मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री हाउस के लिए मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या लेंगे इसमें, आप सबसे पहले तो बेसिक ले लीजिए, बेसिक सैलरी आपकी जितनी बेसिक सैलरी है वो ले ली। साथ ही साथ इसमें आप डीए ले लीजिए, लेकिन डीए सिर्फ एंटर, जो एंटर कर रहा है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए। तीसरा बोनस, आपको कोई बोनस मिल रहा है वो भी आएगा। और क्या आएगा, कमीशन। अगर आपको याद हो तो अलाउंसेस में हमने क्या किया था, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। हाँ जी, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए। चैट बॉक्स में मुझे किसी की अटेंडेंस नहीं दिखनी चाहिए बेटा, आई वॉर्न यू, मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगी। चैट बॉक्स में सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स या फिर आंसर्स आने चाहिए। अलाउंसेस के केस में हमने कमीशन में क्या लिया था, हाउस रेंट अलाउंस के केस में एचआरए में क्या लिया था, कमीशन और रेंट फ्री अकोमोडेशन अलग अलग है। नितिश सेज मैम एचआरए और रेंट फ्री अकोमोडेशन अलग अलग हैं। यस ऑफ कोर्स, एचआरए इज हाउस रेंट अलाउंस, जो कि हमने अलाउंसेस में किया था। वहां पर आप
आप खुद के बेस पर रेंट ले रहे हैं, आप खुद के दम पे आपने घर लिया है और उसका रेंट आप खुद पे कर रहे हैं, और उस रेंट को कॉम्पेंसेट करने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ मॉनेटरी पेमेंट दे रहा है, दैट इज HRA, हाउस रेंट अलाउंस। लेकिन रेंट फ्री एकोमोडेशन में आपका एम्प्लॉयर आपको अलाउंस नहीं दे रहा, वो आपको घर ही मुफ्त में प्रोवाइड कर रहा है। ये है आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन। ऑफ कोर्स दे आर डिफरेंट। सो हाउस रेंट अलाउंस के केस में हमने कमीशन करी थी, कौन सा पार्ट लिया था, एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कमीशन हो आ जाएगी, एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। प्लस किसी तरह की फीस मिल रही है आपको कोई, या फिर अदर टैक्सेबल अलाउंसेस। भाई अलाउंसेस करे हैं आपने, अलाउंसेस में हमने फर्स्ट कैटेगरी करी थी फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, दूसरी करी थी फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, और तीसरी करी थी पार्शियली टैक्सेबल एंड पार्शियली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। सो जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस हैं उनको भी आपने यहाँ पर लेना है, एग्जेम्प्ट वालों को नहीं लेना। जो एग्जेम्प्ट अलाउंसेस हैं वो नहीं आएंगे यहाँ पर। और क्या आएगा, अदर मॉनिटरी पेमेंट्स, किसी भी तरह की और आपको पैसा मिल रहा है, कोई कैश में कुछ मिल रहा है आपके एम्प्लॉयर से, वो भी यहाँ पर आएगा। तो क्या नहीं आएगा, एक तो एग्जेम्प्ट अलाउंसेस नहीं आएंगे, और क्या नहीं आएगा, किसी भी तरह के जो पर्क्स हैं वो नहीं आएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम पर्क्स का पार्ट कर रहे हैं। पर्क्स के पार्ट में कोई भी पर्क्स नहीं आएंगे। या फिर ऐसा डीए जो कि सिंपल है, डीए एंटर नहीं है, नहीं आएगा यहाँ पर। या फिर किसी भी तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं आएंगे। क्या क्या आना है, बेसिक, डीए एंटर, बोनस, कमीशन चाहे कैसी भी हो, फीस या अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, ओनली टैक्सेबल अलाउंसेस, या फिर पार्शियली एग्जेम्प्ट और पार्शियली टैक्सेबल है अगर, तो वहां पर जितना पार्ट टैक्सेबल वाला है वो आ जाएगा, एंड मॉनेटरी पेमेंट्स। लीव एनकैशमेंट ऑफ सैलरी, ये भी आएगा, लीव एनकैशमेंट ऑफ सैलरी। कभी कभी आपको छुट्टियों के बदले में पैसे मिलते हैं, अगर आप वो छुट्टियां नहीं लेते उसे आप कहते हैं लीव एनकैशमेंट ऑफ सैलरी। छुट्टियों के बदले में अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, दैट इज लीव एनकैशमेंट ऑफ सैलरी, ये भी यहाँ पर आएगा। इसके अलावा एक दो नोट्स हैं, वो लिखिए, नोट्स। फर्स्ट, जो लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉइज हैं, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉइज, लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉइज कौन से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कमेटी, या फिर आपके जो विलेज लेवल की अथॉरिटीज होती हैं, या फिर जो गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, ये सब सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते, ये हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में क्या आएगा, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकल अथॉरिटी या फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं तो ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में आ जाएंगे, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। यहाँ RFH के लिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए, इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। दूसरा, अगर RFH रेंट फ्री हाउस मिल रहा है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को,
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, या फिर कोई एमपी है, या फिर यूनियन का कोई मिनिस्टर है, या फिर यूपीएससी का चेयरमैन, यूपीएससी का चेयरमैन या यूपीएससी का कोई मेंबर है, इनको अगर फ्री में घर मिल रहा है तो ऐसा घर एग्जेम्प्ट है, इनको कोई टैक्स पे नहीं करना। रिवाइज कर लेते हैं वरना सब इरोड हो जाएगा। प्रॉब्लम्स हैं तो चैट बॉक्स में पूछिए। परक्विजिट्स, कैश या काइंड में अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से कोई बेनिफिट मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, सैलरी के अलावा अगर आपको कैश या काइंड में कोई बेनिफिट मिल रहा है तो उसे आप पर्क्विजिट्स कहते हैं। सेक्शन है सेक्शन 17(2). पर्क्स की 3 क्लासिफिकेशंस हैं, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज एंड एग्जेम्प्ट फॉर ऑल एम्प्लॉइज। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज में हमने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसमें डिपेंड करता है कि जो एम्प्लॉई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्या? सबसे पहले आप अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, बिना फर्नीचर की अकोमोडेशन की वैल्यू देखें, उसके बाद आप उसमें फर्नीचर की वैल्यू ऐड करें। फर्नीचर की वैल्यू ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू में से अगर आप कोई रेंट पे कर रहे हैं उसे माइनस कर दीजिए एंड दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसमें हमने अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क हियर। और इसके लिए आपको सबसे पहले देखना है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो इजी प्रोसेस है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में आप अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू आपकी क्या होगी, लाइसेंस फीस। और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो देखिए कि एम्प्लॉयर का घर खुद का है या फिर एम्प्लॉयर ने रेंट पे ले रखा है। अगर एम्प्लॉयर का घर खुद का है तो जनसंख्या देखिए कि जो घर आपको मुफ्त में प्रोवाइड किया गया है, जिस जगह पे प्रोवाइड किया है उस जगह की पॉपुलेशन क्या है। अगर जनसंख्या 25 लाख से कम है तो 15% ऑफ सैलरी, 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी लीजिए। 10 to 25 लाख के बीच में पॉपुलेशन है तो 10% एंड 7.5% इन द लास्ट केस। और अगर एम्प्लॉयर रेंट पे घर लेकर आपको प्रोवाइड करवा रहा है उस केस में आप पॉपुलेशन नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि एम्प्लॉयर कितना एक्चुअल रेंट पे कर रहा है या फिर 15% ऑफ सैलरी, दोनों में से विच एवर इज लेस will be your value of unfurnished accommodation. मीनिंग ऑफ सैलरी, यहां पर आपको सैलरी चाहिए। अब सैलरी में क्या क्या आएगा, रेंट फ्री हाउस के लिए जब आप सैलरी लेंगे तो क्या आएगा, बेसिक सैलरी, डीए एंटर, बोनस, कमीशन, फीस, टैक्सेबल अलाउंसेस, मॉनेटरी पेमेंट्स एंड लीव एनकैशमेंट ऑफ सैलरी। क्या नहीं आएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं आएंगे, किसी पर्क की वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी, डीए अगर एंटर नहीं है तो नहीं आएगा, और कोई भी एग्जेम्प्ट अलाउंसेस यहाँ पर नहीं आएंगे। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में और क्या क्या आएगा, लोकल अथॉरिटी के जो एम्प्लॉइज हैं और फॉरेन गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, दे आर ऑल कंसिडर्ड एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इनको आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। सेकेंडली, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यूनियन मिनिस्टर है, यूपीएससी का चेयरमैन या मेंबर है, इनके केस में
आप लाइसेंस फीस भी नहीं लेंगे। इनके केस में रेंट फ्री अकोमोडेशन विल बी टेकन एज एग्जेम्प्ट। इनको टैक्स पे नहीं करना। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। डाउट्स प्लीज।